दोस्तों, आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है मैला आंचल। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। इस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और यह उपन्यास ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में देखने को मिलता है। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं, इसके देश काल, इसके भाषा के बारे में कई प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैला आंचल। कहानी का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी है, जो कि पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद अनेक आकर्षक प्रस्ताव ठुकराकर मेरीगंज में मलेरिया और काला अजर पर शोध करने के लिए आता है। डॉक्टर गांव वालों के व्यवहार से आश्चर्यचकित है। वह रूढ़ियों को नहीं मानता और जो लोग गांव द्वारा तिरस्कृत हैं वह उनको सहारा देता है। उसकी सच का साथ देने की और लोगों को सही राह बताने की यह आदत बाद में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। कहानी की नायिका है कमली। तो इस उपन्यास में जो दो पात्र हैं, सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी और दूसरी है कमली। किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है, लेकिन डॉक्टर उसको धीरे धीरे ठीक कर देता है, या यूं कहा जाए कि डॉक्टर खुद ही उसकी बीमारी का इलाज है। कमली का हृदय विशाल और कोमल है। वह अपने अभिभावकों को किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहती। कमली के पिता विश्वनाथ मलिक गांव के तहसीलदार हैं और फिर बाद में तहसीलदारी छोड़कर कांग्रेस के नेता हो जाते हैं। तो तीन पात्र हैं, सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी, फिर कमली और फिर कमली के पिता विश्वनाथ मलिक जो गांव के तहसीलदार हैं और फिर बाद में तहसीलदारी छोड़कर कांग्रेस के नेता हो जाते हैं। वह इस कहानी में सही मायने में जमींदारी व्यवस्था के प्रतीक हैं, लेकिन उनका दोहरा चरित्र उपन्यास में दिखाया गया है। घर आने पर वह एक समझदार और हंसोड़ व्यक्ति हो जाते हैं और बाहर निकलने पर जमीन की लिप्सा से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने से नहीं चूकते। कहानी के अन्य पात्र किसी न किसी विचारधारा के प्रतीक हैं और उनको कहानी में लाया ही गया है उस वाद को दिखाने के लिए। कोई जातिवाद, कोई समाजवाद, तो कोई स्वराज्य आंदोलन का झंडा बरदार है। जैसा कि रेणु जी ने भूमिका में ही कहा है कि यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिकता से तात्पर्य है कि किसी उपन्यास में किसी क्षेत्र के शब्दों और परंपराओं का बहुतायत में पाया जाना। इस उपन्यास में मिथिला क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले अनेक शब्द मिल जाएंगे। उससे बढ़कर गांव की अपनी एक परंपरा होती है। अंग्रेजी नामों का क्षेत्रीकरण के लिए करने की, तो स्टेशन टीसन हो जाता है, एमएलए मेले हो जाता है और सोशलिस्ट शुसलिंग हो जाता है। गांधी जी गनही, जवाहरलाल जमाहिरलाल, स्वराज सुराज और राजेंद्र प्रसाद रजिंदर प्रसाद हो जाते हैं। उपन्यास में प्रयुक्त आंचलिक शब्दावली सिर्फ मिथिला में प्रयुक्त होते हो ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अवधी भाषा या एक अवधी भाषी को भी सैकड़ों शब्द अपने लगेंगे, क्योंकि वहाँ भी इन्हीं शब्दों को
बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। लोगों के नामों में भी यह प्रयोग देखा जा सकता है। राम खेलावन, कालीचरण, शिव शक्कर सिंह, हरगौरी सिंह, रमपियर या रामजोदास इत्यादि नामों से इस उपन्यास की ग्रामीण पृष्ठभूमि को और पुख्ता कर दिया है। यदि आंचलिकता की परिभाषा को बड़ा किया जाए तो गांव की घटनाएं भी इस दायरे में आ जाएंगी। किसी शुभ अवसर पर लोगों को भोज देने के समय बड़ी जातियों का छोटी जातियों के साथ खाने से इनकार करना, फसल कटाई बुवाई के समय लोकगीत गाना, अखाड़ा होना, वाद विवादों के निपटारे के लिए पंचायत बुलाना आदि को भी आंचलिकता का एक रूप कहा जा सकता है। उपन्यास में एक गांव में प्रचलित जातिवाद के एक विभत्स चेहरे को दिखाया गया है। कई सारी घटनाएं और परंपराएं दिखाई गई हैं जिससे लगता है कि यह जातिवाद का भस्मासुर कितनी गहराई में अपनी जड़ें जमा चुका है। जब डॉक्टर साहब नए नए गांव में आते हैं तो लोग उनकी जाति जानने को आतुर रहते हैं। डॉक्टर को खुद अपनी जाति नहीं मालूम होती है क्योंकि वह अज्ञात कुलशील था और उसने कभी अपनी जाति को महत्व नहीं दिया था। गांव में सभी जातियों के रहने के स्थान अलग अलग थे और उनका अपना एक नेता होता था। जाति को लेकर राजनीति भी बहुत होती थी। जब कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियां गांव में आईं तो लोगों पर उनका प्रभाव अलग अलग था। पीड़ित जातियों पर सोशलिस्ट पार्टी का एक बार में ही प्रभाव पड़ गया क्योंकि उनका तरीका बहुत ही क्रांतिकारी था और उन्होंने जो वादा किया था वह कांग्रेस के बालदेव जी ने नहीं किया था। रेणु जी ने इस उपन्यास का कालखंड एकदम उपयुक्त चुना है। कहानी देश आज़ाद होने के कुछ समय पहले शुरू होती है। इससे अंग्रेज़ों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है और साथ ही साथ कांग्रेसी गतिविधियों को दिखाया जा सकता है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्य करने के तरीकों में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया भी दिखाई दी। लोगों ने यह भी पूछा कि आज़ादी के कारण ज़मीनी बदलाव क्या हुए। बाद में जब भारत के लोग एमएलए, मिनिस्टर आदि पदों पर बैठने लगे तो उनके भ्रष्ट होने को भी दिखाया गया है। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे गांव में शोक यात्रा भी निकाली गई। गांव के लोगों को भले ही गांधी जी के जीवन और विचार के बारे में कुछ न मालूम हो, लेकिन गांधी जी महापुरुष हैं इतना मालूम है। हिंदी साहित्य को पढ़ने के बाद यह भावना जरूर आती है कि लेखक को सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का एहसास होता है। शायद यह बात है कि भारत के अन्य क्षेत्रीय भाषा के साहित्यकारों पर भी लागू होती है। रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन अज्ञ जी जैसे साहित्यकारों को पढ़ने के समय भी यही लगता है। यह उपन्यास में भी रेणु जी ने कहानी के पात्रों के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की है कि मनुष्य को अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं में अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। डॉक्टर प्रशांत ने अपनी कर्मभूमि एक पिछड़े गांव को चुना। उन्होंने वहां पर मलेरिया अनुसंधान करने की ठानी। जिम्मेदारियों का यह बोध ममता द्वारा डॉक्टर को लिखे गए एक पत्र में दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना,
अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कहराते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। इस उपन्यास की शैली सहज है और पूरे उपन्यास में प्रवाह बना रहता है। रेणु जी ने दो लोगों में संवाद की शैली का प्रयोग कम करते हुए प्रश्नोत्तर विधा का प्रयोग नहीं अधिक किया है। गांव में किसी का किसी बारे में सोचना या निरर्थक वार्तालापों को उन्होंने ऐसे ही व्यक्त कर दिया है। एक बानगी देखिए, चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पथखा और इनकलास जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेवकूफ़ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब के से कहना होगा कोटा में कपड़ा बहुत कम मिलता है। पूरे उपन्यास में लोकगीतों का जमकर प्रयोग किया गया है, जिनमें संयोग वियोग प्रकृति प्रेम इत्यादि भाव व्यक्त किए गए हैं। वाद्य यंत्रों की आवाज़ को रेणु जी ने जगह जगह प्रयोग किया है और यह आवाज़ें कई बार कथानक बदलने के लिए इस्तेमाल की गई है।